अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरफान खान साहब है मेरे साथ। सबसे पहले जो अफसोसनाक खबर जो वाक़या पेश आया है, हमारे एक मोअज़्ज़ज़ जज हैं अतहर मनल्लाह, वो आजकल यूके आए हुए हैं। उनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश हुआ जिससे शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। पाकिस्तानी हमारा जो मुआशरा है, क्या वजह है? पाकिस्तान में तो हम करते रहते हैं एक दूसरे से इस तरह की हरकतें, लेकिन यूरोप में भी आके हम पीछा नहीं छोड़ते। हमने देखा कि 2-4 साल से जो मियाँ नवाज शरीफ के घर के सामने एहतजाज करते हैं, आवाज़ें कसते हैं, चोर चोर की आवाज़ें करते हैं। हमने मदीना और मक्का में भी जाके ऐसी हरकतें की हैं कि वहाँ भी पाकिस्तानी मुआशरा बदनाम हुआ है। क्या वजह है कि एक जज के साथ ऐसा वाक़या पेश आ गया? इरफान खान साहब से इस मौक़िफ़ को पता करूँगा कि क्या वजह है जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले तो इस वाक़ये के बारे में बताइएगा। अतहर मनल्लाह साहब जो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हो सकता है वो चीफ जस्टिस भी बन जाएं, तो बताइएगा इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। देखो, पाकिस्तान की जो लॉ सोसाइटी है इंग्लैंड के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान के इस्तेकाम के बारे में, फ्यूचर के बारे में कोई सेमिनार किया था। उसके अंदर उनको एज ए मुकर्रर बुलाया हुआ था। वहां उन्होंने डील की है। तो कहते ये है कि वो सेमिनार तो पुरअमन रहा, वहां पे कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। लोगों ने तकरीर सुनी है, सवाल जवाब भी हुए हैं उनसे, उन्होंने सवाल भी किए हैं। लेकिन जब वो बाहर निकले हैं, कारों में बैठने लगे, तो वहां पे कुछ दर्जन भर लोग ऐसे नौजवान थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नारे लगाए और इमरान खान की फेवर में नारे वगैरह लगाए। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया हुआ, इसलिए उन्होंने इस किस्म की हरकत की। अब ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया। आपको पता है, यूरोप के अंदर तो वैसी एक आजादी है कि आप जो बात कह लें, कोई नहीं रोकता। तो इन बातों में पुलिस भी नहीं रोकती कि भाई आप किसी के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं। तो उससे यह कि भाई डिस्टर्बेंस हुई है वहां पे, लेकिन ये थी जो आए हुए थे, उन्होंने बहरहाल वहां से उनको महफूज तरीके से निकाल लिया और उनकी कार जो है निकाल के ले गए वहां से उनको। लेकिन बहरहाल वो एक इस लिहाज से नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो और पूरे पाकिस्तान में उसकी खबरें चल रही हैं टीवी वगैरह के ऊपर, अखबार के अंदर। तो ये वाकया ना होता तो अच्छा था। हर वो वाकया जिसमें बदतमीजी का झलकता हो, जिससे कौम के बारे में पता लगता हो कि हाँ ये इस किस्म की कौम के फर्द है जिनमें ना किसी की इज्जत है, ना किसी की इज्जत का ख्याल है, और उनको बाहर एक बुरी चीज है जिससे पूरा माशरा जो देख रहा होता है या मुल्क जिसमें ये वाकया होता है, उससे पूरे माशरे की एक तस्वीर जाती है नेगेटिव। उन 15 आदमी की तो नहीं जाती, लेकिन ये के साथ पूरे मुल्क की जाती है। तो बहरहाल ये अब हमारे कल्चर ऐसा डेवलप हो गया हुआ है। नवाब साहब के मुखालिफ जो थे, उन्होंने आके उनके परवेज मुशर्रफ से शुरू हुआ था मामला। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी नारे लगते रहे, उनके फ्लैट के आगे जाके नवाज शरीफ साहब पे भी नारे लगते रहे। अब यह है कि ये मुस्तकिल उन्वान बन गया है, और जो भी आता है जिसको नहीं पसंद हो उसकी बात या वो शख्सियत, उसके खिलाफ नारे शुरू हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल अतर मिनल्ला जो है, अपनी जात में एक अच्छी शोहरत रखने वाले जज हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस, और जो इस्लामाबाद जो अदलिया तहरीक थी इफ्तिखार अहमद चौधरी वाली, उसमें ये नुमाया होकर सामने आए हैं। उससे पहले तो इतने ज्यादा कोई नुमाया नहीं थे, पर उस वक्त जो इन्होंने बयानात दिए, जो किरदार इन्होंने अदा किया, जो सुलझी तकारीर की, उससे ये नुमाया होकर सामने आया। फिर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले लिया गया। ये जस्टिस सफदर हुसैन शाह जो पेशावर हाई कोर्ट के से सुप्रीम कोर्ट में आए थे एज ए जज, उनके दामाद हैं। वो बड़े लिबरल और बहुत ही हाई से कहने क्वालिफाइड जज थे सफदर साहब। तो उनको जियाउल हक साहब ने फारग किया था, और उनके हलफ नहीं लिया था जब उन्होंने, जब वो पीसीओ के जज वगैरह बना लिए गए थे, तो उन्होंने नहीं लिया था। उनके ये दामाद है। पर उन्होंने भी पास तारीखी फैसले लिखे थे, और इनके बारे में भी यही कहा जाता है, बयान किया जाता है कि बहुत अच्छे फैसले लिखने वाले जज। बहुत जी। अच्छे फैसले लिखने वाले हैं। तमीज अभी आपने कहा कि रही नहीं, हर किसी को अपनी बेइज्जती का खतरा है। यूरोप में भी ऐसा माहौल क्यों पैदा हुआ? क्या वजह है? इसका कसूरवार कौन है? इसका कसूरवा के हर सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग होते जो जिन्हें लापरवाह कहना चाहिए, शख्सियत के मालिक,
जिन्हें किसी दूसरे की इज्जत की परवाह नहीं होती। और अगर मैं वो लफ्ज कहूँ कि भाई आवारा मिजाज लोग, तो सख्त लफ्ज होगा। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो हर माशरे में होते हैं। तो यहाँ भी इंग्लैंड में भी इकट्ठे हो गए पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर। तो ज्यादातर में तरीके इंसाफ में कुछ ज्यादा है ये आंसर पाया जाता है यहाँ पे। तो वो लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की कहीं कोताही हुई है कि उनको ऐसा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया कि उनको बाहिफाजत ले जाया जाता, ले आया जाता? जब आप प्राइवेट तौर पे आते हैं, वो प्राइवेट अफसर बुलाता है, उसमें हाई कमीशन का ये काम नहीं है कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये उनका काम है, जिन्होंने उनको बुलाया था वहां इंग्लैंड से, वहां से पाकिस्तान से, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उनका काम था। सिक्योरिटी का कोई मसला वहां पैदा भी नहीं हुआ। ठीक है नाजरीन, ये हमने थोड़ा सा अजहार अफसोस करना था एक मुअज़्ज़ज़ जज के साथ जो वाक़या पेश आया। अब चलते हैं पाकिस्तान की सियासत में। वैसे का वैसा ही हमारा देख रहे हैं कि 2 दिन रह गए हैं इंतखाबात में। तो हम शुरू करते हैं इमरान खान की सियासत से। इमरान खान की सियासत तो अब खुडे लाइन लगा दी गई या लगाई जा रही है। तो क्या देख रहे हैं इमरान खान की सियासत को बंद गली में? मैं तो पहले दिन से आपको प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, दूसरे चैनल्स पे भी कह रहा हूँ कि भाई जिनके साथ उनका फड्डा है, उन्होंने उनको सियासत से आउट कर रहे हैं जी। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ वो बढ़ते रहे हैं। और आखिर वो वक्त आ गया कि सजाएं अनाउंस हो गई हैं, तो वो सियासत में नहीं है, पार्टी भी उनकी सियासत में नहीं है। कल के प्रोग्राम में आपके या किसी और चैनल पे मैंने कहा था कि इमरान खान को अब ये इलेक्शन भूल के तो अगले इलेक्शन की फिक्र करनी चाहिए, जो 5 साल के बाद होगा या 4 साल के बाद होगा, कि वहां पर वो अपनी लाइन जो है वो किस तरह क्लियर करे। और उसके लिए लाजमी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते बढ़ाने चाहिए और उनके साथ सुलह सफाई करनी चाहिए, ताकि इस्टेब्लिशमेंट जो उनको जब तक माफ नहीं करेगी उस वक्त तक उनके लिए सियासत में लोग चाहे उनको पसंद कर सकें, लेकिन जो इंतजामिया जिनके लोगों के हाथ में है वो बंदे को जीरो करके रख देते हैं। इसलिए अब अगले इलेक्शन की तैयारी करते हुए इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपना जो रवैया दुरुस्त करना चाहिए और उनको सबक सीखना चाहिए जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से, कि इन दोनों ने भी अपनी अखड़ फूं बसारी करके देख ली और आखिर उनको उन्हीं के आगे झुकना पड़ा, उन्हीं से मामला तय करने पड़े, और तब जाके दोबारा सियासत में उन्होंने कदम रखा। और यही बेनजीर भी सुलह सफाई करके परवेज मुशर्रफ साहब से, उसमें यह था कि उनकी पर्सनैलिटी बड़ी थी, उसमें अमेरिका इन्वॉल्व हो गया था, अमेरिका ने बीच में लड़ के तो उनकी सुलह सफाई करवाई थी अपने परवेज मुशर्रफ साहब से। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट से अब तक जितने भी सियासतदान दोबारा सियासत में एक्टिव हुए हैं या इख्तिदार में आए हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से राजीनामा करने के बाद ही आए हैं, और यही रास्ता इमरान खान साहब को समझना चाहिए, वो अपनाना पड़ेगा, तभी वो दोबारा अपने लिए मुकाम बना सकेंगे सियासत में। इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने क्लीन बोर्ड कर दिया। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में इमरान खान का जिक्र जारी रहेगा कि ये किस तरह सियासतदान बन गए, किस तरह उभरे, किस तरह फिर गिरे। तो क्योंकि नाज़रीन कहते हैं कि बताएं कि क्या क्या गलतियां इमरान खान ने की हैं। तो दूसरे हिस्से में बड़ा ही दिलचस्प हमारा प्रोग्राम होगा, हमें देखते रहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्सा में बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की बिगड़ गई, हालांकि लेके आने वाले भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ही लोग थे, तो वो चाहते थे कि जोर तोड़ा जाए नवाज शरीफ का और पीपल पार्टी का, और उन्होंने तीसरी जमात ले आए तहरीक इंसाफ। गो कि ये नई जमात है, बाकी पुरानी जमातें हैं। मुस्लिम लीग तो उस वक्त से जमात है जब पाकिस्तान बना था, नाम चेंज होते रहे हैं। तो क्या देखते हैं जी इमरान खान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग बड़ा चाहते हैं कि बताइएगा कि ये तो एक उभरते हुए सियासतदान हैं। जी देखिए, उभरते हुए सियासतदान थे। अच्छा है, ये भी कह सकते हैं आप, है सियासत में तो रहेंगे। अब तो इतने वो अरसा गुजर गया कि सियासत में रहेंगे, और अब तो वो जेल में रहेंगे सियासत में। बात यह है कि इमरान खान साहब ने जब सियासत में आने का फैसला किया तो वो अकेले ही सियासत में कूदे थे। आपको याद है, और उस वक्त उनके पास एक ही सीट उन्होंने जीती थी, मियां वाली की अपनी। उनके पास न पार्टी थी, और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पार्टी बनाई, लोग उसमें शामिल होने शुरू हुए। शुरू के लोग वो थे जो उनके साथ मुखलिस थे, जो नए सियासत में दाखिल हो रहे थे, नया ब्लड
सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में आ रहा था और उनके साथ वो लेकर पार्टी में चले गए। लेकिन जल्द ही उनकी पार्टी के अंदर वो स्टैब्लिशमेंट ने उनको हाथ में ले लिया। स्टैब्लिशमेंट भी अपने आप के लिए एक बंदा तैयार रखती है कि भाई अगर किसी को जो बस इक़्तिदार है उससे जान छुड़वानी है तो फिर नया किसको बिठाना है। तो स्टैब्लिशमेंट जो है वो एक बंदा अपने आप तैयार रखती है। उस हाथ में ये स्टैब्लिशमेंट के हाथों में चढ़ गए और स्टैब्लिशमेंट ने फिर इनकी तरबियत करनी शुरू की और इन्होंने फिर अपने आप को जो स्टैब्लिशमेंट के हाल पे छोड़ दिया, ये देखते हुए कि भाई बहुत बड़ा मुनज़्ज़म इदारा है स्टैब्लिशमेंट, जिस तरह ये चाह रहे हैं इसी तरह मैं अपने आप को ढाल लूं। तो फिर उनके साथ ऐसे लोग शामिल करवाए गए जो उनका खर्चा भी बर्दाश्त कर सकते थे और जिन्होंने मुस्तकबिल में आगे जाके फिर उनका सारे काम उन्होंने उन्हीं के थ्रू फिर वो करवाने थे। और ये इमरान खान साहब की बहुत बहुत बड़ी गलती थी कि वो सियासत को भांप नहीं सके। अगर वो सियासतदान होते तो इस चीज को भांप जाते कि भाई ये चीज अगर मैं किसी के कंधों पर चढ़ के आ रहा हूँ तो फिर जब तक मैं उनके साथ मेरी बनी रहेगी तो मैं उससे इख्तियार में रहूंगा, जब हट जाएगी तो फिर मुझे भी इख्तियार से जाना पड़ेगा जिस तरह कि मुझसे पहले लोगों को इख्तियार से जाना पड़ा। ये उन्होंने जज नहीं किया बल्कि उन्होंने यही समझा कि भाई मैं अगर आ गया तो ये इस्टेब्लिशमेंट जो है ये ज़रदारी के खिलाफ है, नवाज शरीफ के भी खिलाफ है और ये जो है मेरे साथ सही चलेगी कि इनके पास और कोई चॉइस नहीं है। तो चॉइस तो वो उसी दिन जब एक को तैयार करते हैं तो उसका मुतबादल भी साथ ही तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिसकी तरफ इमरान खान साहब का ध्यान नहीं गया। इसीलिए फिर उन्होंने जब इमरान खान साहब से जान छुड़ानी थी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से सुलह करनी शुरू कर दी और उनको इस बात पर राजी कर लिया कि भाई वो नवाज शरीफ के बगैर जो है वो मुस्लिम लीग नून दोबारा इख्तियार में आ जाए। इसलिए ये बेसिक बड़ी गलती ये थी कि बजाय कि खुद अपनी जो है अवाम में मकबूलियत हासिल करते या सियासतदान को पार्टी को सियासत की तरह चलाते, जिस तरह जो कमियां दूसरी सियासी पार्टियों में मौजूद थी वो इनमें अगर उनको ये मद्देनजर रखते हुए अपनी इस्लाह करते, जैसे इन्होंने भी दूसरी पार्टियों में पार्टी के इलेक्शन औजारों के इलेक्शन नहीं होते जिलाई लेवल पे या सतही लेवल पे या सिटी लेवल पे, वो उन्होंने अगर वो करवा लेते वो तो उनको ज्यादा फायदा होता, तो उनके रूट्स जो है वो नीचे तक चले जाते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, किसी सतह पे भी इलेक्शन नहीं करवाए। फिर उन्होंने खुद जो है वो मुखालफत की बल्दियाती इंतखाबात की, जो कि बेस है हमेशा सियासत की। यूरोप में आप देख लें कि हर शहर के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और बल्दियात जो है पूरी उन्हीं के हवाले होती है, उसमें ना सूबाई हुकूमत का दखल होता है ना सेंट्रल हुकूमत का दखल होता है। हर शहर की जिसको लोग मुंतखब करते हैं वो उस शहर से इनकम टैक्स भी पैदा करता है, अपनी इनकम भी पैदा करता है और शहर को अपनी मर्जी से भी चलाता है। यही मुखालफत, यही काम जो है जरदारी ने नहीं किया, यही नवाज शरीफ ने नहीं किया और फिर यही काम जो है इमरान खान साहब ने भी आके वही किया, उन्हीं की लाइनों पर चले। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वो तफरीक मिटती चली गई जिसके लिए लोग समझते थे कि ये हमें नया लीडर मिल गया है, ये सियासत को अच्छी तरीके पर लेकर चलेगा, तब्दीली लेके आएंगे। तो तब्दीली जो है वो नई लोगों के नजर में आई। तब्दीली का नारा जो था वो जरूर लगाया उन्होंने और साथ साथ लगाते रहे, लेकिन तब्दीली लेकर नहीं आए। तीसरा ये है कि उन्होंने वही जो बाकी सियासी पार्टियों ने इस्तेमाल किया कि जहां कमजोर पड़े वहां मजहब का जो है आड़ ले ली या मजहब को इस्तेमाल किया। यही इमरान खान साहब ने किया, हालांकि वो ना जवानी उनकी मजहबी थी ना वो बाद में मजहबी रहे, ना वो कभी इतने मजहबी। अब भी वो कुरान हदीस जब वो कोट करते हैं तो साफ पता लग जाता है कि भाई ये इस बात का आलिम नहीं या ये सिखाया गया है इसको। तो ये उन्होंने भी वही गलतियां की, जो कहने का मुराद ये है कि वही गलतियां जो पहले ने की वही इन्होंने भी दोहरानी शुरू कर दी थी या इनसे करवाई जा रही थी। मुमकिन है कि जो एस्टेब्लिशमेंट उनसे गलतियां करवाती है वो इन्हीं से भी ये गलतियां करवा रही हो। इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ये उम्मीद कि भाई एक नया लीडर पैदा हो गया पाकिस्तान में, वो दम तोड़नी शुरू हो गई थी। और उसके बाद फिर जब खुल के आपस में लड़ाई शुरू हो गई इनकी एस्टेब्लिशमेंट के दौरान और फिर 9 मई का वाकया हो गया, उसके बाद तो अक्सरियत को ये पता लग गया कि हाँ भाई ये सियासी लीडर जो है ये इनमें और पुराने सियासी लीडरों में कोई फर्क नहीं है, इसलिए नुकसान उठाया उन्होंने।
तो जी कहते हैं कि अमेरिका इनके पीछे था तहरीक अदम एतमाद में, क्योंकि खारजा पॉलिसी ये रूस की तरफ इनका ध्यान था, यूक्रेन की जंग के बारे में ये दरमियाना रास्ता अख्तियार कर रहे थे। तो अमेरिका का करदार एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ही हुआ ना। ये क्यास रही, ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर जो है ना इल्जाम अमेरिका को दिया जाता है। अच्छा। दूसरी ताकतों को इल्जाम देने की बजाय हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। क्यों दूसरी ताकतें यहाँ कामयाब हो जाती हैं? जी। क्यों वो मिस्र में कामयाब नहीं होती, सऊदी अरब में कामयाब नहीं होती, कतर में कामयाब नहीं होती, यहाँ कामयाब हो जाती है फटाफट? ये एक रिवाज बन गया हुआ कि अमेरिका को जो है वो अपनी गलती जो है वो नहीं माननी, अपनी इस्लाह नहीं करनी, बल्कि ये कि दूसरे कंधों पे बात डाल देनी कि भाई एक खत लिख देने से क्या वो हुकूमत मिल जाती है। यही है ना कि जाफर में अमेरिका को ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के ये कहा कि इमरान खान साहब को समझाइए और उनसे जान छुड़वाई जाए। और अब वो तो इस किस्म के फिक्रात कभी कोई ओपनली कहा नहीं करता। जी। कोई एहतजाज चाहे वो मजहबी मामले में भी हो, इस किस्म का एहतजाज नहीं हुआ करता। लोग इशारे जरूर दिया करते हैं कि हाँ भाई आप पॉलिसी में ये तब्दीली चाहते हैं या हम इसको इस नजर से देखते हैं, लेकिन इस तरह कोई नहीं कहा करता जिस तरह भुट्टो साहब ने उस वक्त खत लहरा दिया था, हमने उसको इस्तेमाल किया और वही हरकत इमरान खान साहब ने की। ओपनली इस तरह कोई किसी के लिए मुखालफत के अंदर नहीं हुआ आया करता कि उसको हटाने के लिए वो इस किस्म के इकदाम उठाए। अच्छा, मुआशरा और हमारे उलमा दो हिस्सों में बढ़ चुकी हैं। वो कहते हैं कि देखें जी, इन्होंने रियासत मदीना का नाम तो लिया ना, इस्लामी फोबिया का अक़वाम मुत्तहिदा में जिक्र तो किया ना, इनको एक सिपह सलार पेश करते हैं और लंगर खाने तो कायम किए ना, तो फिर अगर चलती हुई हुकूमत को क्यों उतारा गया? देखिए, लंगर खाने कायम करने से मतलब ये है कि सारी उम्र कौम को लंगर खाने पे ही रखना है कि लाइनों में लग के रोटियां लेते रहो। जिन कौमों ने तरक्की की उन्होंने क्या लंगर खाने से शुरू किया था? ये बेसिक चीजें जो है जिसको वक्ती तौर पे लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये कोई मुल्क की तरक्की का दामन नहीं बनती या मुल्क के लिए तरक्की की कोई बुनियाद नहीं बनती इन चीजों के साथ। यही पैसा जो है खर्च होना चाहिए तरक्याती कामों के ऊपर जिससे मुल्क तरक्की करे। वो पैसा आप जाया कर देते हैं वक्ती तौर पे वाह वाह करवाने के लिए, वक्ती नारे लगवाने के लिए, लंगर खाने खोल देने के लिए या बसों के अंदर बसों किराया देने के लिए। जैसे कहा जाता है कि जी बसें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, ग्रीन लाइन वगैरह, उस पर 30 रुपया खर्चा आता है पर पैसेंजर और गवर्नमेंट उनसे 10 रुपए लेती है, 20 रुपए की सब्सिडी देती है। हर काम तो सब्सिडी पे हो रहा है। यही बात आपको आतिफ मियां ने कही थी कि भाई पाकिस्तान को इस सब्सिडी से जान छुड़ाओ। जो पाकिस्तान कर्जा लेता है वो गैर तरक्की चीजों पर कर देता है जिसका कोई लॉन्ग टर्म के अंदर कोई फायदा नहीं है। वो पैसा खत्म हो जाता है तो फिर आप मांगने के लिए निकल खड़े होते हैं। यही मैंने कहा था कि आप इस पैसे को एक हिस्सा इन कामों पे खर्च करें और बाकी 70% जो है इसके ऊपर तरक्याती कामों पर खर्च करें जिससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़े। वो काम इमरान खान साहब ने भी नहीं किया, ना पहलों ने किया। तो अगर नाम आपने ले ही लिया आतिफ मियां का, तो आज वो याद करते होंगे कि मैंने वो बहुत बड़ी गलती की कि मैं तो उनको लेके आना चाहता था, लेकिन मजहबी बना पर और दबाव में आके मैंने आतिफ मियां को मशीर नहीं बनाया। वो आप याद कर रहे हैं, उन्होंने नहीं याद किया। उन्होंने याद किया होता तो इंसान जिस वक्त भी गलती का एहसास हो जाए उस गलती को करेक्ट कर लेता है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हाँ मैं उस वक्त गलती हुई थी तो मैंने आतिफ मियां को नहीं लिया था। उसके बाद कई वाकयात हुए हैं, खाली आतिफ मियां के नहीं है। ये तो एक बड़ा वो था कि भाई आतिफ मियां तो बाहर लेके इक़्तिसादी तौर पर अंदरूनी मुल्क के अंदर उन्होंने बाज ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिससे कोई आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि बास कम्युनिटीज को तंग करने के लिए उन्होंने ये उनकी जिंदगी को अजीर्ण करने के लिए उसे उनकी जिंदगी अजीर्ण हो गई उन कम्युनिटीज की, लेकिन अवाम को या पाकिस्तान को उसका फायदा कोई नहीं हुआ। इस किस्म के इकदाम उठाने से कोई इमरान खान साहब ना लीडर बन सकते हैं ना लीडर वो बन सके। इसलिए यही चीजें उनकी जड़ों में खीर बैठी और वो नाकामी का शिकार हुआ। तो रियासत मदीना का नारा लगाया था, हत्ता के मौलवी तारिक जमील ने तो कह भी दिया था कि चलें कोई नाम तो लेता है ना रियासत मदीना का।
यार कॉल और फेल जिसको मुल्क में जिस लीडर के अंदर ना हो, एक ना हो जिसका कॉल और फेल, वो नाम जितने मर्जी लेता रहे, आखिर जो आखिर है उसमें एंड ऑफ द डे नुकसान ही उठाना पड़ता है। ये एक उनका मशहूर था। तो साथ ही वो कहते हैं कि इन्होंने देखे कितने ऑर्गेनाइज तरीके से नमल यूनिवर्सिटी बना दी, शौकत खानम बना दिया, कादर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे जहां रूहानियत की तालीम देनी थी। तो इस काम में कामयाब तो वही काम करना चाहिए था। सियासत में फिर वही आए जिसको सियासत की समझ हो। नेपल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए या वो अस्पताल बनाने के लिए तो और जहन चाहिए ना, उसके लिए सियासत नहीं चाहिए। सियासत में तो फिर दुनिया से वास्ता पड़ता है, मुल्क के अंदर भी और बैरूनी दुनिया के अंदर भी, उनको साथ लेके चलना चाहता है। उसके लिए ठंडा दिमाग होना जरूरी है, उसके लिए अच्छी सोच होना जरूरी है। हाँ, इमरान खान साहब के दौर में तो तमाम हमसाए जो हम पाकिस्तान के आजाद होते चले गए। हालांकि अगर वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए शख्स थे, ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता थे, तो कम से कम यही काम कर लेते हैं कि जो हमारे हमसाए ममालिक हैं उनके साथ ही बेहतर ताल्लुकात कर लेते हैं। ईरान से चले बेहतर ताल्लुकात कर लेते हैं, अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात कर लेते हैं। उन्होंने तो आओ देखा ना था, जो जो अफगानिस्तान के अंदर जितने भी तालिबान बैठे हुए थे उनको पाकिस्तान में लाके बसा दिया कि हाँ ये आप वहां पर आ जाए, वजीरिस्तान के इलाके के अंदर वापस ले आया उनको, और फिर एक नई जंग जो है वो शुरू हो गई उस इलाके के अंदर। कल भी देख रहे रात डेरा समय उसमें डेरा इस्माइल खान के अंदर रात 3 बजे हमला हुआ है। 14 बेचारे सिपाही थे वहां पे टोटल, 10 उसमें से शहीद हो गए, 4 शदीद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया नाज़रीन को बताना चाहते हैं, लेकिन ये बता दीजिएगा ये जो खबरें चल रही हैं वो कहते हैं कि हमने पीछा किया तो वो उनमें से एक दहशतगर्द भी मार नहीं सके, वो 10 हमारे बेचारे नहत्ते को शहीद कर गए, 4-5 को वो कर गए। तो कहाँ सिक्योरिटी फेलियर हुआ? चले ये मजमून अब चेंज हो गया, प्रोग्राम थोड़ा है जी। 14 बंदे तो उस थाने के अंदर थे मुलाजिम, उनमें से 14 10 मर गए, 4 जख्मी हो गए। पीछा किसने करना था? ये तो लोगों को जवाब देने के लिए, लोगों को कहने के लिए। जाहिर है बाद में फोर्स आई है, फोर्स पहुंचने में भी वहां टाइम लगता है, उस फोर्स ने पहुंचने के बाद तलाश शुरू की होगी। रात के अंधेरे में 4 बजे किसी को तलाश करना इतना आसान होता है? ऐसे लोग तो भागने की प्लानिंग करके आते हैं कि भाई हमने किस रास्ते से निकलना है। भूल गए जर्मनी का वाकया, नेशनल बैंक में जिसको मारा था मालिक को, 3 मिनट के अंदर वो फ्रैंकफर्ट से बाहर निकल गए थे। अगलों ने इतने 3 साल स्टडी की कि भाई हम कौन सा रास्ता तैयार करें कि हर सिग्नल हमें ग्रीन मिलता चला जाए। ये इतना मशहूर वाकया है जर्मनी का। जब वो पकड़े गए बंदे 7 साल के बाद किसी और चक्कर के अंदर, उन्होंने बताया जी हमने मारा था नेशनल बैंक के उस मालिक को। 3 मिनट के अंदर वो फ्रैंकफर्ट से बाहर थे। अच्छा, हम क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में वही इमरान खान पे बात इंडिया पे बड़े मशहूर रहे हैं, तो इनके इंडिया से ताल्लुकात क्यों नहीं बेहतर हो सके थे? इंडिया में क्रिकेट के अंदर मशहूर थे, और इंडिया और ये पॉलिसी है वो एस्टेब्लिशमेंट तय करती है, वजारत खारजा तय नहीं करती। इसलिए इंडिया के साथ मामलात में 89 से ज्यादा किसी की ख्वाहिश है कि उनके ताल्लुकात जो है इंडिया से दुरुस्त हो जाए, वो भी दुरुस्त नहीं कर सके, इसलिए कि वहां पॉलिसी जो है वो इंडिया के लिए एस्टेब्लिशमेंट बनाती है। अच्छा, तो ईरान के साथ भी नहीं, इंडिया के साथ भी नहीं, तो अमेरिका से बिगाड़ने में चाइना के साथ भी ताल्लुकात कायम रख सके वो। चाइना ने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की हुई है, जिस तरह साथ दिया हुआ है। चाइना से भी उनके ताल्लुकात इमरान खान साहब के खराब हो गए थे, और जहां तक मेरी मालूमात है चाइनीज एम्बेसडर ने जाके बकायदा स्पेशल मुलाकात की थी एस्टेब्लिशमेंट के हेड से कि भाई हम ये मामलात है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट जो है रुकी हुई है इन सारे मामलात के अंदर। सिविक जो मुकवादा है 5 साल लेट हो गया, और वो लेट करने वाले इमरान खान साहब की पॉलिसियां थी और उनकी वो तर्ज अमल था।
तो हम आखिर पे सिर्फ यही जो इनकी टीम थी आज वही इनके मुखालिफ बन गए हैं। खटक साहब देख लें, जहांगीर तरीन देख लें, अलीम खान जो इनको पैसे भर भर के देते थे, जहाज भर भर के लेके आते थे, वहां इनसे ये बहुत वो बड़ी। लोग नहीं थे जिन्होंने शुरू में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। जी ये दूसरा दौर है जिसके अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट के हाथ चढ़ गए हैं और एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये लोग शामिल होना शुरू हुए थे। जो मुखलसीन जिन लोगों के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी वो उन शुरू में ही उनसे हट गए थे और साथ साथ वो शोर डालते रहे हैं अपनी पॉलिसियों के बारे में, इनके बारे में, लेकिन इन्होंने दोबारा उनको तरफ रुजू ही नहीं किया। ये फिर एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ ही हुकूमत चलाते रहे और जिसका नुकसान जो इनको उठा दिया, आज इनके साथ कोई भी नहीं उनमें से, सब पाट गया हुआ। तो ये वकला की इतनी बड़ी टीम अपने साथ ले गए हैं, तो कहां से इनका पैसा देंगे, या वो सिर्फ ख्वाहिशमंद है टिकट के? वो रजब सेठी साहब ने बता दिया कि उनको आदत नहीं है वकला के पैसे देने की, अच्छा। इसीलिए वकला के जो सीनियर वकला है उन्होंने जो जिन 2 मुकदमात में उनको पहले सजा हुई है उसका तजिया करते हुए उन्होंने यही बताया था कि इनको फीस किसी एक वकील को भी आज तक नहीं मिली, इसीलिए वकला ने पेश होना बंद कर दिया। तो अब वो जूनियर वकला जो है वो उनके मुकदमे लड़ रहे हैं। तो गलतियां वकला से भी हुई हैं कि इनका फिर केस हारते रहे। तो जिस तरह आपने कहा था कि ये तीनों केस जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो उड़ा दिए जाएंगे। देखिए कानूनी तौर पे उनका उन मुकदमात के अंदर सजा बहुत ज्यादा दी गई है, इतना मतलब जुर्म नहीं है जितनी बड़ी सजा दी गई है। इसलिए बुनियाद पे मैंने कहा था कि ये हाई कोर्ट में जाके उठ सकते हैं मुकदमात जो है। और बाकी फिर ये है कि ये इमरान साहब का जो मेन मकसद है उनको तंग करना, उनको इंतखाबात से दूर रखना, ये सारा वाकयात जो है गुजर जाएंगे। तो उसलिए फिर उसके बाद हो सकता है कि जो इमरान खान साहब की मुखालिफ पार्टी खड़ी हुई है जो ये सब कुछ करवा रही है, उन्हें उस तरीक पर इंटरेस्ट ना रहे कि भाई इनको ये दोबारा सजाएं वाकई 14 साल की या 10 साल की हो। ये भी एक नुक्ता नजर पाया जाता है। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें इमरान खान साहब के बारे में बताया जाए कि क्या वजह है कि वो नाकाम हो चुके हैं सियासत में आके, सिर्फ 3-4 साल वो मज़ा ले सके हैं हुकूमत का। तो आपका खान साहब बहुत शुक्रिया कि आपने तफसील से लोगों को जवाब दे दिया, मुतमिन कर दिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। तो नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी हमारे साथ कोई तबसरा करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो बताइएगा। तो पाकिस्तान के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, तो हम गाहे बगाहे आपको इतलात देते रहेंगे, खबरें देते रहेंगे, तबसरे करते रहेंगे। अगर कोई तबसरा करना चाहते हैं तो बताइएगा। हमारे प्रोग्रामों को देखते रहिए, हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दें, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि आलमी सतह पर जो वाक़यात रनुमा हो रहे हैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम देंगे। आज हमने तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम कर लिया है, तो फिर नसीर को अब मैं इजाज़त दीजिए स्टूडियो से, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।